हाँ दोस्तों नमस्कार। मैं राजीव शुक्ला स्टडी विद शुक्ला जी पे आपका स्वागत करता हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और यहाँ पर मैं आपको ट्रेडिशनल जीएस की क्लास दे रहा हूँ। आज नागपंचमी के अवसर पे आप सारे लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में ये सारे त्यौहार उत्साह का संवर्धन करें। और ये राष्ट्र आज जो मेरा टॉपिक है वो राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां। मैंने जो लोग आप लोगों से निवेदन की, जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं वो प्लेलिस्ट में चले जाएं, प्लेलिस्ट को देखें। राष्ट्रपति या बहुत सारे मैंने तो वहां से शुरू किया है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू किया है पढ़ाना। मैं बार बार कहता हूँ पॉलिटी के लिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और उम्मीद है कि मैं अब कंटिन्यू रहूंगा। तो राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां मैंने सारी चीजें पढ़ा दी हैं। राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का कैसे होता है, राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, फिर आपात, वित्तीय आपात, अभी राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपात, इतनी सारी बातें राष्ट्रपति से संबंधित पढ़ा दी हैं। कुछ थोड़े से तथ्य और बाकी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अगर लगातार सुन रहे होंगे, देखेंगे तो और नोट्स बनाएंगे तो पॉलिटी के लिए पूरे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आपको कभी भटकना नहीं पड़ेगा। तो आइए, राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां। विवेकाधीन नाम से ही क्लियर है कि ये शक्तियां ऐसी होंगी जहां पर राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह उपलब्ध नहीं होगी, या राष्ट्रपति अगर मंत्रिपरिषद की सलाह उपलब्ध नहीं होगी, ये कह सकते हैं आप। विवेकाधीन शक्तियों से विवेकाधीन शक्तियां विवेकाधीन शक्तियों से तात्पर्य यह है कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति को उपलब्ध नहीं होगी। मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति को उपलब्ध नहीं होगी। मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति को उपलब्ध नहीं होगी। तो अब सोचिए, हमने आपको बताया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कोई काम नहीं कर सकते। ये हमने आर्टिकल 53 में भी बताया है कि वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के सहयोग से ही काम करते हैं। साथ ही आर्टिकल 74 में भी बताया है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होती है जिसकी सलाह जो है इसकी सलाह पर ही राष्ट्रपति कोई कार्य करते हैं। यदि उस मंत्रिपरिषद की सलाह के खिलाफ चले जाते हैं तो इन पर महाभियोग भी लग सकता है, ऐसा है। लेकिन यहाँ पर अब विवेकाधीन शक्तियां भी हैं। यहाँ से ये प्रश्न उठते हैं, यहाँ से प्रश्न थोड़े कंसेप्चुअल उठेंगे कि भाई विवेकाधीन शक्तियों का क्या मतलब है। राष्ट्रपति, भारत में राष्ट्रपति जैसे ब्रिटेन का सम्राट, क्योंकि ब्रिटेन से ये व्यवस्था ली गई है, लेकिन राष्ट्रपति का पद जो है वो बहुत बड़ा पद है भारत में, संवैधानिक रूप से बहुत बड़ा पद है। और भारत के सामान्य नागरिकों में राष्ट्रपति पद की बहुत गरिमा है। लोगों के मन में होता है कि यदि राष्ट्रपति कुछ कह रहे हैं तो ये कुछ तो जरूर उसमें वजन है। तो अब विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कब कब राष्ट्रपति करते हैं, जरा इसे पहले जान लेते हैं हम लोग। पहली कंडीशन है त्रिशंकु संसद की स्थिति में। त्रिशंकु संसद, अब आपके मन में आएगा कि ये त्रिशंकु संसद क्या है। त्रिशंकु संसद का मतलब है कि यदि चुनाव हो, चुनाव के बाद जब किसी भी दल या गठबंधन को, अब जब से ये गठबंधन वाला दौर शुरू हुआ है तब से ये कहा जा सकता है कि भाई दल या गठबंधन को बहुमत ना मिले, किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत ना मिले, थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ा रही मेरी, बहुमत ना मिले, इसका मतलब है जैसे भारत की लोकसभा में 543 वर्तमान में है, हो सकता है परिसीमन आयोग अगर उसको लागू किया गया, बनाया गया, विधेयक आएगा आगे चल के 2026 ही उसकी सीमा है, हालांकि जनगणना के बाद ही आएगा, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। 543 सीटें हैं। तो यहाँ बहुमत का मतलब क्या होता है? बहुमत का आंकड़ा का मतलब है कि
सदन के कुल सदस्य संख्या, सदन मतलब यहां पे लोकसभा से हमारा तात्पर्य है, सदन की कुल सदस्य संख्या बटा 2 + 1, अर्थात यहां पे होता है, हम डायरेक्ट आपको बताते हैं, 272। जिस पार्टी या गठबंधन को भारत की लोकसभा में 272 सीटें मिल जाती हैं, उस पार्टी को बहुमत मिल जाता है। लेकिन अब हम बता रहे हैं आपको कि विवेकाधीन शक्तियां, यहाँ पे राष्ट्रपति, हमने पहले ही बता दिया कि मंत्रिपरिषद की सलाह जो है उसे यहाँ पर उपलब्ध नहीं होगी, या मंत्रिपरिषद की तो त्रिशंकु संसद की स्थिति में अब उस समय राष्ट्रपति अपने विवेक से यह देखेगा कि कौन सा दल या गठबंधन, मतलब जिसे बहुमत ना मिले, इसे किसी भी दल या गठबंधन को मान लीजिए चुनाव हुआ, किसी भी दल या गठबंधन को 272 सीटें नहीं मिली, तो वह जितने लोग चुन के आए हैं उनमें से यह देखेगा कि कौन सा दल या गठबंधन सरकार बनाने के लिए अपेक्षित बहुमत जुटा पाएगा। जी, अब उस समय राष्ट्रपति को अपने विवेक पर ध्यान देना है, अपने विवेक के अनुसार ही निर्णय लेना है। वहां पर कोई भी राष्ट्रपति के ऊपर कोई दबाव नहीं है। ऐसी कंडीशन में तो प्रश्न क्या आएगा कि त्रिशंकु संसद की स्थिति में राष्ट्रपति को क्या मंत्रिपरिषद की सलाह उपलब्ध होती है, या राष्ट्रपति अपने विवेक से काम करता है, या दोनों में से कोई नहीं। इस तरह के प्रश्न उठ सकते हैं, कंसेप्चुअल प्रश्न होते हैं भाई ये। तो ऐसे नॉर्मली सिविल सेवा में आते हैं, छोटे एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो त्रिशंकु संसद की स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय लेता है कि किस पार्टी या गठबंधन को वो आमंत्रित करे जो सरकार गठन कर सके, गठन ही ना कर सके बल्कि जो है अपेक्षित बहुमत जुटा सके, जिससे वो सरकार जो है 5 साल चले, जो भी कार्यकाल अपना पूरा करे। तो ये है एक कंडीशन, ये हो गई त्रिशंकु संसद। हमने आपको यह भी समझा दिया कि भाई त्रिशंकु संसद क्या होती है। जब किसी भी त्रिशंकु विधानसभा भी होती है, हम आगे आप विधानसभा में आएंगे तो वहां भी पढ़ाएंगे। दूसरा, ये थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है, मंत्रिपरिषद के निर्णय को मान लिया मंत्रिपरिषद बन गई, अब ये तो दूसरी बात है, मंत्रिपरिषद के निर्णय को पुनर्विचार के लिए भेजना। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा मुझे आप लोग। वो तो सामान्य सी बात है कि भाई त्रिशंकु संसद है, कोई है नहीं, लेकिन मंत्रिपरिषद के निर्णय को पुनर्विचार के लिए भेजना, ये राष्ट्रपति के लिए बड़ा क्रिटिकल होता है। और यदि राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए किसी विधेयक को भेज दिया, मंत्रिपरिषद के निर्णय को नहीं, बल्कि ये कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद द्वारा या सदन द्वारा पारित विधेयक को, निर्णय कह सकते हैं आप। मान लिया लोकसभा और राज्यसभा ने किसी विधेयक को, सामान्य विधेयक पर ही ऐसी व्यवस्था होती है, किसी विधेयक को पारित किया, विधेयक पारित हो गया, दोनों सदनों से पारित हो गया। भाई दोनों सदनों में हो सकता है कोई पार्टी या गठबंधन ऐसा हो जिसका दोनों सदनों में बहुमत हो, उसने अपने मनमाने तरीके से विधेयक को पारित करवा लिया। लेकिन राष्ट्रपति को यदि लगे तो वहां पर कि यार ये विधेयक जो है, यदि ये कानून बन जाएगा तो नागरिकों का हित नहीं है, एक तरह से राष्ट्रपति के पास भी ये अधिकार है, तो वह जो है मंत्रिपरिषद मतलब इस विधेयक को वापस भेज सकता है मंत्रिपरिषद के बाद कि आप लोग इस पर पुनर्विचार करें। मतलब फिर से विचार करके इस विधेयक को, हालांकि पुनर्विचार के बाद भी यदि विधेयक को उसी रूप में एज इट इज प्रस्तुत कर दिया गया तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति आर्टिकल, ये भी जान लीजिए, बताया होगा मैंने पहले ही बताया था, आर्टिकल 111 अनुच्छेद 111 के तहत विधेयकों पर अनुमति देता है, विधेयक पर हस्ताक्षर करता है। हमने वीडियो जब बताया था तो ये सारी बातें बताई थी, हालांकि इस पर थोड़ा और चर्चा हम कर देते हैं कि मंत्रिपरिषद के निर्णय को पुनर्विचार के लिए भेजना। देखिए यहां पर हुआ क्या था, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ 2 संशोधन की बात हम आपको समझाते हैं। 42वें संविधान संशोधन, अब ये बातें तो मेरे ख्याल से आपको याद हो गई होंगी। 42वां संविधान संशोधन
1976 में हुआ, तब इंदिरा जी की सरकार थी, श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी 1976 में। उन्होंने यहाँ पर इस नियम को इस 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा उन्होंने यह लागू करवा दिया था कि राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। लेकिन आप अक्सर सुनते होंगे कि 42वें संविधान संशोधन ये डिक्टेटरशिप था कि भाई क्यों नहीं भेज सकता है। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सरकार ने जिसका जो पार्टी ने, कोई भी पार्टी होगी सरकार में, पार्टी जो लोकसभा और राज्यसभा जिसका बहुमत है, बहुमत का वो मनमाना दुरुपयोग एक तरह से कह सकते हैं वो कर रही है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है कर सकता है, राष्ट्रपति जो है उसे वापस पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन चूंकि इंदिरा जी की सरकार थी, उन्होंने इसे लागू करा कि नहीं पुनर्विचार के लिए आप नहीं भेज सकते, बल्कि यदि विधेयक आ गया तो आप जो है पुनर्विचार के नहीं भेज सकता, बल्कि हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, ये लिख सकते हैं आप, हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर है, करने के लिए बाध्य है, मतलब हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा, मतलब राष्ट्रपति को मजबूर कर दिया जाता है हस्ताक्षर करने के लिए। हालांकि वो चाहे तो कर दे, लेकिन यदि राष्ट्रपति ने, अब देखिए हुआ क्या, अब 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह किया गया, तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि कब ऐसा किया गया और किस संविधान संशोधन के द्वारा ये पुनर्विचार की शक्ति राष्ट्रपति को, मतलब पावर ही कह सकते हैं इसे, मिल गई राष्ट्रपति को। तो यह संवैधानिक प्रश्न भी हो गया, कंसेप्चुअल प्रश्न भी हो गया कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी ने यह लागू करवाया कि नहीं, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, जैसा संसद ने पारित कर दिया और राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर देता है ये विधेयक, मतलब बाध्य है राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए, वो पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, जनता पार्टी की सरकार थी, इसने यह बनाया कि नहीं, राष्ट्रपति विधेयक को, अब नहीं लिख रहे हैं कि संसद द्वारा पारित विधेयक को, राष्ट्रपति के पास अगर विधेयक जा रहा है तो आप मान लीजिए कि दोनों सदनों ने उसे पारित कर दिया है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। हालांकि इस पे संविधानविदों की राय अलग अलग है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन यदि पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति ये संसद वापस उसी रूप में प्रस्तुत कर दे तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। लेकिन यदि राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया, हालांकि ये शक्ति के रूप में बहुत नहीं कहा जा सकता, फिर भी राष्ट्रपति पद की गरिमा इतनी जबरदस्त है, ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद, यहाँ पे याद कर लीजिए, अनुच्छेद 74 में 74A जोड़ा गया और उसमें यह बात लिख दी गई कि नहीं, संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। हालांकि राष्ट्रपति के शक्ति के रूप में इसे वर्णन करना बहुत उचित नहीं है, क्योंकि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के पुनर्विचार की अवहेलना कर सकती है। अवहेलना तब करेगी मतलब जब उसने विधेयक को वापस भेज दिया। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम के टाइम में ये विधेयक आया था, इसमें जब तक व्यक्ति दोषी न करार हो तब तक उसे दोषी नहीं माना जाएगा, यदि वो भले ही तमाम संगीन अपराधों में संलिप्त हो। तो ऐसी स्थिति में एपीजे अब्दुल कलाम ने उसे वापस भेज दिया था। अच्छा, राष्ट्रपति जब किसी विधेयक को वापस भेजेंगे ना, तो सरकार
चूंकि जनता द्वारा चुनी गई रहती है, तो जनता में राष्ट्रपति पद की गरिमा बहुत जबरदस्त है। यदि राष्ट्रपति ने विधेयक को वापस भेजा तो लोगों को लगता है कि वास्तव में जरूर कुछ गड़बड़ है इस विधेयक में, ये जो नियम बनने वाला है इसमें जरूर कुछ ऐसा है जिसमें नागरिकों का हित नहीं है। नहीं तो लोग मानते हैं कि राष्ट्रपति या के पास जो विधेयक जाएगा यार वो हस्ताक्षर कर देगा, बिना मतलब के पचड़े में क्यों पड़ेगा। लेकिन यदि वापस भेजा तो जरूर कुछ गड़बड़ है। ऐसी स्थिति में जनता में गलत मैसेज ना जाए, उसे सरकार या तो वापस ले लेती है या उसमें कुछ संशोधन करके फिर से विधेयक को पारित कराती है। तो हमने आपको ये बातें बताई कि भाई विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति कब कब करता है। एक बताया त्रिशंकु संसद की स्थिति में, दूसरा बताया कि मंत्रिपरिषद के निर्णय को वापस भेजता है, कभी कभी पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। 42वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी ने कहा कि बिल्कुल यदि गया विधेयक तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 74 में 74A जोड़ा गया, 74A जोड़ा गया और उसमें यह बात लिख दी गई कि नहीं, संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए एक बार भेज सकता है। और उसको जो है अब अगर जनता के हितों का ज्ञान होगा उस पार्टी विशेष को, तो वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ संशोधन करके ही भेजेगी, क्योंकि राष्ट्रपति का बहुत ज्यादा मतलब जनता का नैतिक दबाव बनेगा कि भाई राष्ट्रपति वापस क्यों भेजेगा। राष्ट्रपति वापस तभी भेजेगा, इसका मतलब कि सरकार कुछ मनमाना करना चाह रही है, कुछ अपना जरूर निरंकुशता दिखाना चाह रही है। ये दो बातें हो गई। और तीसरी बात है कि राष्ट्रपति का व्यक्तित्व, राष्ट्रपति का व्यक्तित्व, राष्ट्रपति का की पर्सनालिटी का व्यक्तित्व। लोग कहते हैं कि पद बड़ा होता है, कद बड़ा नहीं होता। राष्ट्रपति का व्यक्तित्व तमाम नई नई शक्तियों का स्रोत हो सकता है, क्योंकि पद नहीं, कद बड़ा होता है, पद नहीं बड़ा होता। जो भी जैसे राष्ट्रपति हुए अपने देश में अब तक तो लगभग 17 बल्कि 18, ये कंफर्म मुझे अभी नहीं है क्लियर, मैं हाँ इस पर एक और बनाऊंगा वीडियो आपको आपके लिए कि पहले राष्ट्रपति से लेकर अब तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक। क्योंकि अगर देखा जाए तो राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने, उसके बाद राधा कृष्णन राष्ट्रपति बने, और उसके बाद जो है फिर एक एक लोग तो अगर व्यक्ति के तौर पे देखा जाए तो ये रामनाथ कोविंद शायद 17वें थे, रामनाथ कोविंद के बाद ये बनी है 18वीं। खैर राष्ट्रपति का व्यक्तित्व तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, डॉक्टर कलाम जैसे महान व्यक्तित्व वाले राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद में कोई विवेकाधीन शक्ति न होते हुए भी अनेक शक्तियों का सृजन कर लिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से भी एक बार जो है समान नागरिक संहिता के अवसर पर, समान नागरिक संहिता वाले विधेयक पर नेहरू जी से थोड़ा विवाद, मतलब हल्का फुल्का मतभेद हो गए थे। राधा कृष्णन भी देश के महान राष्ट्रपति रहे। तो ये लोग, इन लोगों ने जो है इस पद को नया, इस पद में नई शक्ति का सृजन कर दिया, ये कह सकते हैं आप। एपीजे अब्दुल कलाम को जान ही रहे हैं आप लोग। हालांकि उसके बाद जो है डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह भी एक राष्ट्रपति हुए, और उनको लोग कहते थे कि अगर प्रधानमंत्री कहते तो वो झाड़ू भी लगा देंगे। लेकिन उन्होंने डाक बिल संशोधन विधेयक, हमने पढ़ाया, उसके पहले पढ़ाया, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो, उस पर जेबी वीटो लगाया था पहली बार, मतलब पहली और अब तक कह लीजिए एक ही बार जेबी वीटो का प्रयोग हुआ। वो मैंने पढ़ा है जेबी वीटो क्या होता है। जेबी वीटो का मतलब है कि चूंकि संविधान में ऐसा कोई नहीं कहीं उल्लेख है कि राष्ट्रपति इतने समय में किसी विधेयक पर हस्ताक्षर कर ही देगा, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वो ना हाँ कहे ना कहे, बोले कि ठीक है यार जेब में पड़े रहने, तो जब हम मन बनेगा तो हम हस्ताक्षर कर देंगे। तो दबाव नहीं बनाया जा सकता राष्ट्रपति के ऊपर विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए। तो ये सारी बातें हैं, ये विवेकाधीन शक्तियों वाली बातें हैं। आप लोग जरा ध्यान से इसे सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आगे मैं और राष्ट्रपति से संबंधित जो तथ्य बचे हुए हैं उनको मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। फिर इसके बाद हम उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, और मैं सोच रहा हूँ जल्द ही कुछ करंट के वीडियो और साथ ही जो है साइंस का पोर्शन को भी अब शुरू करूँ, या हिस्ट्री के पोर्शन को, क्योंकि ट्रेडिशनल जीएस बहुत बड़ा है। तो आप लोगों ने अपना अमूल्य समय मुझे दिया, इसके लिए आप सभी का हृदय की अतल गहराइयों से आभार। आप लोग इसी तरह मेरा समर्थन करते रहिए। मेरे चैनल को जरा अपने
आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।